मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कि समाजशास्त्र विभाग से संबंधित है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीएस सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो कि प्रश्न पत्र सेकंड सामाजिक मानवशास्त्र सोशल एंथ्रोपोलॉजी में टॉपिक आदिम अर्थव्यवस्था या प्रिमिटिव इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी ने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वास्तव में आदिम अर्थव्यवस्था क्या है, किस प्रकार से हम आदिम अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकते हैं एवं आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है या किन आधारों पर हम ये मान सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था आदिम अर्थव्यवस्था कहलाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी से आगे वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आदिम अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसके अंतर्गत भारतीय जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था है उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है या उनको कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडियन ट्राइब्स, भारतीय जनजातियों की अर्थव्यवस्था कि किस प्रकार से जो भारत में पाई जाने वाली जनजातियां हैं उनकी अर्थव्यवस्था है या किस प्रकार से हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। विभिन्न उदाहरणों से या विभिन्न प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो भारत देश है, भारतवर्ष है, वो जनजातियाँ किस प्रकार से अन्य जनजातियों से भिन्न है, साथ ही वो किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था ग्रहण किए हुए हैं। जैसा कि मजूमदार और मदान भी कहते हैं कि भारत की जनजातियां आर्थिक विकास या अर्ध आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है। अब यदि हम मजूमदार मदान की इस कोटेशन को देखें, इस बात को देखें, तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जो भारत की जनजातियां हैं वो आर्थिक विकास या अर्ध आर्थिक विकास, जिनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उनके विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात उनके विभिन्न स्तरों के बारे में बताती है। विश्व की जनजातियों की तरह भारत की जनजातियों की आर्थिकी कोई एक विशेष प्रकार की नहीं है, बल्कि ये मिश्रित आर्थिक व्यवस्था या मिश्रित आर्थिकी के अंतर्गत आती है। अर्थात हम अगर ये कहें कि क्या भारत में किसी एक प्रकार की आदिम अर्थव्यवस्था पाई जाती है या किसी एक प्रकार से इसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। विभिन्न जनजातियों के द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित अलग अलग प्रकार से हम इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार से मजूमदार मदान ने आगे कहा है कि सामान्यतः अर्थव्यवस्था सर्वत्र मिश्रित प्रकार की पाई जाती है। किसी भी समाज में, किसी भी देश में या विशेषकर भारत देश की बात की जाए तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ आदिम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि कार्य ही किया जाता है या केवल पशुपालन ही किया जाता है या केवल जो जनजातियां हैं वो शिकार कार्य ही करती है, शिकार का कार्य ही करती है, ऐसा नहीं है। विभिन्न जनजातियों द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध जो संसाधन हैं या उपलब्ध उनके पास जो सीमित संसाधन हैं उसके आधार पर जनजातियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को संभाला जाता है या उसे संभालने का प्रयत्न किया जाता है। अब देखेंगे कि जो जनजातीय अवस्था है उसमें व्यवसायों का विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता, अपितु एक ही जनजाति कई प्रकार के व्यवसायों में संलग्न मिलती है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें और व्यवहारिक रूप में भी देखें तो भारत की जनजातियां ऐसा नहीं है कि केवल कृषि कार्य करती है, वे कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी करती है और वे ही जनजातियां शिकार का कार्य भी करती है। अर्थात एक ही जनजाति के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी देखने को मिलते हैं। तो प्रत्येक जनजाति एक से अधिक अर्थव्यवस्था के प्रकार देखने को मिलते हैं और यहाँ की जो आर्थिकी है वो मिश्रित आर्थिकी है। तो जो खाद्य संकलन करने वाली जनजातियाँ हैं, शिकार, पशुपालन, अन्य कुटीर उद्योग करती हुई भी देखी जा सकती है और शिकार करने वाली जनजातियों में खाद्य संकलन के अतिरिक्त छोटे मोटे व्यवसाय भी देखने को मिलते हैं। जैसे कृषक जनजातियाँ पशुपालन और दूसरे व्यवसाय भी करती है।
क्यों? क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक पर्यावरण है, वहाँ का जो वातावरण है, वो उन्हें ऐसा करने पे बाध्य करता है। जैसे हम देखें कि यदि किसी समय बाढ़ या अकाल की स्थिति पैदा होती है तो उस समय कृषि कार्य करना दूभर हो जाता है। तो उस समय जनजातियों के द्वारा अन्य व्यवसाय भी अपनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे जो भारतवर्ष है उसकी जो जनजातियाँ हैं उसको कितने प्रकारों में है, कितने भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सी जनजातियों द्वारा विशेषकर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। पहला है खाद्य संकलन एवं शिकारी जनजातियाँ, जो शिकार करके चाहे जड़ी बूटियों का एकत्रण हो या अन्य प्रकार के शिकार करके उनका उनसे अपनी आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना हो, ऐसी जनजातियों में भारत में मद्रास के चेचू, उड़ीसा के बिरहोर और खरिया, ट्रावनकोर कोचीन की कादर, मालापंडारम, पालियान, पानियन और कुरुम्बा, कीदर, यानाडी तथा उत्तर प्रदेश की अनेक जनजातियां शामिल है, जो कि खाद्य संकलन एवं शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। ये जो जनजातियां हैं अपने चारों ओर प्रकृति में उपलब्ध जो खाद्य पदार्थ हैं उनको एकत्रित करती है, शिकार करती है और मछली आदि मारने का कार्य करती है। तो मजूमदार और मदान शिकार तथा मछली मारना भी खाद्य संकलन का एक प्रकार मानते हैं। मजूमदार और मदान शिकार करना और मछली मारने को भी जो खाद्य का संकलन है उसका एक प्रकार मानते हैं। मजूमदार मदान ने कहा है कि खाद्य संकलन करने वाली सभी जनजातियां शिकार और मछली मारने का काम करती है। यूँ शिकार और मछली मारना खाद्य संकलन के ही प्रकार हैं। और मजूमदार मदान ने यह भी कहा है कि दक्षिण क्षेत्र में खाद्य संकलन जैसी प्रारंभिक आर्थिक क्रिया का प्राधान्य है, अर्थात दक्षिण क्षेत्र में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है पशुपालक जनजातियाँ। अब बात की जाए तो दक्षिण के नीलगिरी पर्वत के टोडा, हिमाचल प्रदेश के गुर्जर जनजातियाँ पशुपालन आर्थिकी वाली है, अर्थात ये पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। यदि टोडा जनजाति की बात की जाए तो पूर्ण रूप से टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति है। भोटिया जो उत्तर प्रदेश की जनजाति है वह पशुपालन और कृषि का कार्य, ये दोनों कार्य करती है। जो टोडा जनजाति है उसके द्वारा भैंसों का पालन भी किया जाता है, या ये कहें कि ये मुख्य रूप से भैंसें ही पालते हैं और जिनका रखरखाव देखभाल पुरुष करते हैं, और इसमें स्त्रियों को वे अपवित्र मानते हैं, इसलिए भैंसों को छूने की इजाज़त नहीं होती है। और इन्हें जहाँ दूध रखा जाता है, जो दुग्धशाला कहलाती है, वहाँ पे स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है या निषेध होता है, उनको उस दुग्धशाला में जाने की मनाही होती है। तो जो इनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं वो भैंसों पर आधारित होती है, इसलिए भैंस संस्कृति भी कहा जाता है इनको। और हिमाचल के जो गुर्जर हैं वो गर्मियों में पशुओं के साथ चंबा की पहाड़ियों में रहते हैं, सर्दी आने पर मैदानों में आ जाते हैं, इसलिए इनका जीवन स्थायी न होकर घुमंतु होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ बनती है वो उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। ये दूध बेचते हैं और पिछले कुछ वर्षों से इन आदिवासियों ने खेती का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो इसके अंतर्गत पशुपालक जनजातियाँ आती है, जो वर्गीकरण है उसमें। इसके साथ ही साथ ऐसी जनजातियाँ भी आती है जो पशुपालन और कृषि दोनों का कार्य करती है। तीसरा है कृषक जनजातियाँ। अब यदि बात की जाए तो जो भारत देश है उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की है कि कहीं पठार है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं पर्वत है। तो इन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो कृषक जनजातियाँ हैं, जो कृषि करने वाली जनजातियाँ हैं, उनको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्थायी खेती और दूसरा स्थानांतरित खेती। अब बात की जाए जो स्थायी खेती है वो असम की खासी, मणिपुरी, बिहार के मुंडा हो, ओराव, राजस्थान के भील, गोंड, मद्रास के बड़गा, कोट, इरूजा, परजा, बंगाल के संथाल, उत्तर प्रदेश की थारू, माझी और हिंद जनजातियाँ
करती है। ये सब जनजातियाँ स्थायी कृषि का कार्य करते हैं, एक स्थान पर रहकर स्थायी रूप से खेती का कार्य करते हैं। जबकि दूसरी स्थानांतरित खेती या स्थानांतरित कृषि, ये दो प्रकार की होती है, पहली पहाड़ों पर और दूसरी जंगलों में। यदि बात की जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जनजातियाँ कृषि का कार्य करती है, अर्थात स्थायी रूप से कृषि का कार्य नहीं करती है एक स्थान पर, और ऐसा करने में भी उनको भौगोलिक परिस्थितियाँ बाध्य करती है, जैसे एक पहाड़ों पर और दूसरा जंगलों में। जैसे पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर जो खेती की जाती है रेगमा नागा जनजातियों के द्वारा, और यदि बात की जाए जंगलों में स्थानांतरित खेती, तो जो बस्तर जिला, बस्तर के मरिया के पेड़ा, खोड़ इसे पोड़ू, बेगा, बेवार, नागाई से झूम कहते हैं, और इस प्रकार से ये स्थानांतरित खेती इनके द्वारा की जाती है। अगली है दस्तकारी जनजातियाँ। अब कुछ जनजातियाँ ऐसी है जो दस्तकारी का व्यवसाय उनके द्वारा किया जाता है या उसके द्वारा वे अपने अर्थ की पूर्ति करती है। इनके अंतर्गत मारिया, गोंड, साओरा, कोंड, गोंड, कोरवा, अगारिया, धासी, थारू, इरुला, बिरहोर, चेचू, बेगा आदि। मतलब भारतवर्ष की कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनका हमने अभी उल्लेख किया। ये जनजातियां दस्तकारी का कार्य करती है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भी देखा होगा कि टोकरी बनाने का कार्य, कताई बुनाई का कार्य, शराब बनाने का कार्य, बर्तन, ताते, वाद्य उपकरण, अस्त्र, रस्सी, चटाइयाँ, हल, पहिए आदि बनाने का कार्य करती है। अर्थात छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के द्वारा ये अपना स्वयं का दस्तकारी का कार्य करती है, अपने हाथों से ये सब चीज़ें बनाती है। और अनेक कृषक जनजातियाँ सहायक व्यवसाय के रूप में, या कहें कि जब उन्हें कृषि कार्य नहीं करना होता है तो वो दस्तकारी का व्यवसाय करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बांस की टोकरियाँ बनाना आदि कार्य किए जाते हैं। गौड़ तथा कोरवा जनजाति के लोग धातुओं की चीज़ें बनाते हैं, ये धातुओं की चीज़ें निर्मित करते हैं। गौड़ लोग इसके अतिरिक्त बैत का सामान तथा मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं और कपड़ा भी बुन लेते हैं। घासी जानवरों की अंतड़ियों के तांते बनाते हैं। कोरवा तथा अगरिया निपुण लोह द्रावक हैं। इरुला आदिवासी बांसों की चटाइयाँ, टोकरियाँ, हल, पहिए आदि बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये सभी जनजातियाँ किसी न किसी रूप में कोई न कोई छोटा मोटा व्यवसाय करती है, दस्तकारी का व्यवसाय अवश्य करते हैं। और ये उनकी जो स्वयं की आवश्यकताएं हैं, जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती है, उसकी पूर्ति इसके द्वारा की जाती है। अगला है, पांचवा है औद्योगिक व्यवसाय में लगी जनजातियाँ। अब यदि बात की जाए तो भारतवर्ष में ही अनेक जनजातियाँ ऐसी है जिन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक व्यवसायों का प्रभाव पड़ा है, या औद्योगिकी का प्रभाव उनके ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसा मजूमदार और मदान कहते हैं कि आदिवासी औद्योगिक जीवन के संपर्क में दो प्रकार से आए थे, या तो वे स्वयं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास कर गए या इनके आवासीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो गए। तो या तो जब इनके पास कृषि का अभाव था, इनके पास संसाधनों का अभाव था, या इनको अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, ऐसी स्थिति में ये उद्योगों की तरफ आकर्षित हुए। तो कुछ क्षेत्रों से निकलकर ये उद्योगों वाले क्षेत्रों में जाकर रहने लगे, और कुछ स्थानों पर ऐसा भी हुआ है जहाँ ये रहते हैं वहाँ उद्योग स्थापित कर दिए गए, जानबूझकर वहाँ उद्योग स्थापित कर दिए गए ताकि अधिक से अधिक ये लोग यहाँ पर इनकी तरफ आकर्षित हों और औद्योगिक कार्यों में आएँ। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से बहुत अधिक संख्या में आदिवासी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति करते हैं। और जो आसाम के चाय बागान में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए संथाल, कोंड और गौड़ आदिवासी काम करने के लिए अपनी जीविका के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। मजूमदार और मदान का अनुमान है कि मध्य प्रदेश के मैगजीन के उद्योग में लगभग 50% श्रमिक आदिवासी हैं।
जो मध्य प्रदेश में मैग्नीज निकलता है उसमें लगभग 50% आदिवासी है। जो बिहार की अभ्रक की खानें हैं वे जंगलों तथा आदिवासी क्षेत्रों में होने के कारण आदिवासी बहुत प्रभावित हुए हैं। निकट में मजदूरी मिलने के कारण ये खानों, औद्योगिक केंद्रों, सड़क और रेल निर्माण के कार्यों में श्रमिक का कार्य करने लगे हैं। और इनमें से कुछ आदिवासियों ने तो श्रम तथा खानों में कार्य में निपुण श्रमिक की ख्याति प्राप्त कर ली है, अर्थात वे ख्याति के साथ में या उनकी उपलब्धि ये हुई है कि वो विख्यात हुए हैं। संथाल अच्छे खनक तथा कोयला तोड़ने वाले माने जाते हैं। जो संथाल जनजाति के लोग हैं वो कोयला तोड़ने में निपुण माने जाते हैं। जैसे जंगलों या वनों से लकड़ी कटाई, पुल निर्माण, बांध का निर्माण आदि में ठेकेदारों ने योजनाबद्ध रूप से अनेक आदिवासी क्षेत्रों में श्रमिकों के रूप में इनको व्यवसाय दिलवाया है। इसका लाभ कम और इनका इससे शोषण अधिक हुआ है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी जो औद्योगिक व्यवसाय है उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं और इनके जीवन, संस्कृति, व्यवसाय आदि में परिवर्तन आया है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न समाज मानवशास्त्रियों के द्वारा बताए अनुसार 5 प्रकार से हम भारतीय जनजातियों की अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।